अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल तक वाला लेक्चर सुन लिया? एमोर्टाइज्ड है, एमोर्टाइज कॉस्ट तक करा दिया था मैंने। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल पे आते हैं। फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल। अच्छा जी, नाम से लग रहा है कुछ तो हर साल के एंड पे। अच्छा, इसमें अजीब बात एक लगेगी, बिल्कुल जो सोचेंगे दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो लगेगी, लेकिन है ऐसा ही है कि हमने लोन लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। हमने लोन लिया हुआ है मतलब हमने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, हमारी लायबिलिटी है, उसको भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करना। तो उसको भी जब फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे तो गेन लॉस आएगा। लायबिलिटी shall be remeasured to fair value at end of every year। एक तो हर साल के एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, यानी वही डिबेंचर्स जो एक कंपनी ने खरीदे हुए हैं उसका वो इन्वेस्टमेंट एसेट आ रहा है और जिसने इश्यू किए हुए हैं उसकी वो लायबिलिटी आ रही है। तो उन डिबेंचर्स की जो मार्केट में फेयर वैल्यू चल रही है, इन्वेस्टर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहा होगा और ये जिसने इशू किया है ये अपने डिबेंचर्स को फेयर वैल्यू यानी अपनी लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहा होगा। तो हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा। हाँ, क्यों जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी ने कसम खाई है कि हमने ये क्लास लेनी है और उसके लिए भी आगे वो साइंस थी कि टू मिनिमाइज और एलिमिनेट अकाउंटिंग मिसमैच। अब ये अकाउंटिंग मिसमैच क्या होता है वो ऊपर ऊपर की बातें। हाँ हाँ, नहीं डूब तो वैसे भी गई, अकाउंटिंग वो ना भी करे, डूब तो वैसे भी गई ना। तो अगर वो इन्वेस्टर फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहा है तो बस ठीक है, वैल्यू बढ़ेगी तो खुशी होगी, वैल्यू डाउन होगी तो दुख होगा, तो साथ साथ चलेगा जिंदगी में। तो ये अपनी लायबिलिटी है वो फेयर वैल्यू पे अपडेट करेगा। अच्छा, इसमें गेन लॉस कैसे होगा? अगर फेयर वैल्यू कम हो जाएगी तो गेन है कि लॉस है? तो गेन है। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाना ये गेन है। इन्वेस्टमेंट में जब पढ़ रहे थे तो वैल्यू बढ़ना गेन था, इसमें वैल्यू बढ़ना लॉस होगा, वैल्यू कम होना गेन होगा। तो जो भी गेन लॉस है फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, वो गेन लॉस कहां जाएगा? है पी एंड एल में। एनी रिजल्टिंग फेयर वैल्यू गेन या लॉस। अच्छा, अभी पूरा जुमला नहीं लिख लेना, बस यहीं तक लिखा मैंने, एनी रिजल्टिंग फेयर वैल्यू गेन और लॉस। डिवेंचर की मार्केट वैल्यू अगर कम हो जाए डिवेंचर, तो क्या क्या रीजंस हो सकती हैं? डिवेंचर की मार्केट वैल्यू कम हो गई, लोग अब उस डिवेंचर को नहीं खरीदना चाह रहे, मार्केट वैल्यू कम हो गई, क्या रीजंस हो सकती हैं? नहीं, डिवेंचर की वैल्यू कह रहा हूं, डिवेंचर की मार्केट वैल्यू कम हो गई, किसी चीज की मार्केट वैल्यू कम हो गई मतलब लोग नहीं खरीदना चाह रहे, तो क्या वजह हो सकती है? क्या क्या वजह हो सकती है? प्रॉफिट क्या? क्यों लूज करके कॉन्फिडेंस? क्योंकि उनको लग रहा होगा कि अभी हमें टाइमली पैसे नहीं देते। तो किसी भी कंपनी के डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू डाउन हो सकती है क्योंकि शायद जिस कंपनी के डिबेंचर्स है उस कंपनी की हालात खराब हो जाएं, यानी वो पैसे ही ना टाइम पे दे पाते हो। और रीजन क्या हो सकती है? इस कंपनी से और बहुत अच्छे अच्छे डिवेंचर मार्केट में आ गए हों जो ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हो, और
मुल्की हालात खराब हो गए हों, तो कंपनी के डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू गिरने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहली वाली मिसाल में फैक्टर क्या था? कंपनी की अपनी हैसियत खराब हो गई, कंपनी पैसे टाइम पे नहीं दे पा रही। तो अगर तो फेयर वैल्यू में गेन या लॉस इस वजह से हो रहा है कि कंपनी के अपने हालात खराब हो रहे हैं या अच्छे हो रहे हैं, एनी रिजल्टिंग फेयर वैल्यू गेन लॉस एट्रीब्यूटेबल टू changes in own credit risk। रिपीट करता हूं, अगर डिवेंचर की वैल्यू में चेंज हो रही है तो उसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं? पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं कि कंपनी जिसने डिवेंचर इशू किए हुए हैं उसके हालात खराब हो जाएं, यानी वो लोगों को टाइम पे पैसा ना दे पाते हों। क्रेडिट, डेबिट वाला क्रेडिट नहीं है ये, क्रेडिट रिस्क होता है उधार वाला। यानी अगर किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उस कंपनी में क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा है, क्या मतलब है इस टेंशन का? क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा है कि पैसे डूब जाएंगे, इसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। या किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और उनका क्रेडिट रिस्क बहुत कम है, यानी उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, तो इसका क्या मतलब है कि पैसे नहीं डूबेंगे, टाइम पे मिलेंगे। तो अगर कंपनी के डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि कंपनी की औकात बदल रही है, तो उसकी वजह से जो गेन लॉस है उसकी अकाउंटिंग और है, और इसके अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से अकाउंटिंग और है। कंपनी के डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू कम ज्यादा होना उस कंपनी की अपनी औकात कम ज्यादा होने की वजह से भी हो सकती है और अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। अगर कंपनी की अपनी औकात चेंज होने की वजह से गेन लॉस है तो ये कंपनी के लिए कोई गेन लॉस नहीं है, यानी कोई फायदा नुकसान नहीं है, ये तो कंपनी के अपने हालात खराब हो रहे हैं। तो इस फेयर वैल्यू गेन लॉस को डाला जाएगा ओसीआई में। और जो दूसरे हालात की वजह से है वो पी&एल में जाएगा। अब ये कैसे पता कि कितना इसकी वजह से और कितना उसकी वजह से? सीफैप 1 लेवल पे कैलकुलेट करना पड़ सकता है, आपके लेवल पे गिवन होगा। यानी आपके लेवल पे गिवन होगा कि कितना जो है वो कंपनी के अपने हालात खराबी की वजह से है, ये आपको गिवन होगा। अदरवाइज इसकी बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, वो सीफैप में। तो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल हर साल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे। जो गेन लॉस आएगा, अगर वो गेन लॉस हमारी औकात की वजह से है तो फिर वो गेन लॉस ओसीआई में जाएगा, और अगर हमारी औकात के अलावा बाकी वजहों से है तो पी&एल में जाएगा। और अगर हम इस पे कोई कूपन दे रहे हैं, जब डिवेंचर्स की इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल पे रख रहे थे तो हर साल इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे अपडेट कर रहे थे, गेन लॉस पी&एल में जा रहा था, और वो जो कूपन मिल रहा था वो इंटरेस्ट इनकम थी। अब हमने डिवेंचर्स फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल पे रखे हुए हैं, लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, फेयर वैल्यू गेन लॉस, और वो जो कूपन दे रहे होंगे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। अच्छा, ये वो ऑनलाइन में ना एक बच्चे ने मैसेज करके पूछा था, तो वो अच्छा सवाल है, बाकियों को भी बता देता हूँ। अब तक हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जितने भी सवाल किए थे उसमें अकाउंटिंग ईयर मिसमैच कोई नहीं था। कोई अकाउंटिंग ईयर मिसमैच हो सकता है, तो वो जैसे लीज में करते थे वैसे ही, कैसे ही
कुछ महीने इस लाइन से, कुछ महीने अगली लाइन से, तो इसमें अकाउंटिंग का मिसमैच हो सकता है। सवाल लिखे इसके लिए। अच्छा, FR2 में पता नहीं मैंने कहा था कि नहीं, स्प्रिंग 23 का पेपर शेयर किया था ग्रुप में कल, FR2 में भी पता नहीं। हाँ हो गया था, ठीक है, FR2 में भी करवाया था मैंने। चलिए स्प्रिंग 23 तो करते हैं, उससे पहले वैसे एक मेरा बनाया हुआ सवाल लिखें। ऑन 1st January 19, on 1st January 19, 8% 8% डिवेंचर्स 8% डिवेंचर्स were issued at nominal value of 1 लाख रुपए, 1,00,000 transaction cost incurred 1,500 रुपए, 1,500। Fair values of debentures were as follows. Fair values of debentures were as follows. डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा। 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19, 105,000 105,000 1,05,000। 31 दिसंबर 20, 114,000 1,14,000। 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 21, 110 1,10,000। चलें फेयर वैल्यूज यही है। फेयर वैल्यू गेन और लॉस, फेयर वैल्यू गेन और लॉस एट्रीब्यूटेबल, फेयर वैल्यू गेन और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू चेंजेस in own credit risk,
is as follows. 31 दिसंबर 19 gain of 7,000 रुपए। 31 दिसंबर 20 गेन ऑफ 2500 2500। और 31 दिसंबर 21 लॉस ऑफ 3600 3600। चले, मुझसे रिक्वायर्ड है 31 दिसंबर 21 तक की जनरल एंट्रीज और 19, 20, 21 के एक्सट्रैक्ट्स SOFP SOCI। अच्छा, मैं तो खैर सवाल करा ही इसका रहा हूं ना, अदरवाइज सवाल वाला बताएगा कि क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। वो तो मैं करा ही इसका रहा हूं, तो इसलिए ये वाला सवाल है। तो इफेक्टिव रेट की जरूरत ही नहीं है। चलें, 1 जनवरी 19 डिवेंचर्स कितने पे रिकॉर्ड होंगे? फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और चूंकि बस लाख रुपए के इशू किए हैं तो यही फेयर वैल्यू भी होगी, और लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो 98,500, और पैसे भी इतने ही मिले हैं। इकतीस दिसंबर 19 कूपन देना है कितना? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 8,000। और फिर 31 दिसंबर 19 पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। करता हूं कंपाउंड एंट्री होगी इसलिए 3 लाइनें आनी हैं। करता हूं भी 31 दिसंबर 20 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 8,000। और 31 दिसंबर 20 पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करते हैं। 31 दिसंबर 21 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 8,000 और फेयर वैल्यू पे करते हैं अपडेट। तो हर साल का कूपन इंटरेस्ट एक्सपेंस बन जाएगा और फेयर वैल्यू पे अपडेशन की एंट्री होगी। चलें, फेयर वैल्यू की अपडेशन दिखाता हूं। ईयर एंड 2019 आएगा जब, तो डिबेंचर्स कितने पे रिकॉर्डेड हैं? अच्छा, एक गलती हो गई। एक लाख। फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, वो एमोर्टाइज कॉस्ट होता है जिसमें लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। इतने सारे जवान बैठे हैं देखो। फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो फिर थोड़ी लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, फिर तो फेयर वैल्यू ही है। तो 1500 का क्या करेंगे? वो अलहदा से ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस बनेगा। वो कल एमोर्टाइज कॉस्ट था ना, तो उसमें होना है लेस। ये तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L है।
अच्छा अब देखें, डिवेंचर्स 1 लाख पे रिकॉर्ड हो गए, ईयर एंड पे इनको कहां तक पहुंचाना है? 105। अब इसको 105 तक लाना है, तो 105 तक लाने में 5,000 का गेन है कि लॉस है? क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाना कोई गेन वाली बात नहीं है, लॉस है। तो 2019 में लॉस है। इसमें से अपने क्रेडिट रिस्क चेंज की वजह से कितना है? 7,000। अच्छा वो जो 7,000 है ना, वो गेन है। इसके दो टुकड़े, इसके दो टुकड़े। अच्छा मैं ऑन रखता हूं। जो फेयर वैल्यू गेन लॉस हो रहा है उसके दो टुकड़े, तो लॉस 5,000 का हो रहा है। लॉस वाली बात ओके, क्योंकि लायबिलिटी है, वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस है। उसके दो टुकड़े हैं, ये एक टुकड़ा ओसीआई में जाना है, एक पीएनएल में जाना है। ये 7,000 गेन है, तो ये क्या होगा कि टोटल 5,000 लॉस हो रहा होगा, 12,000 का लॉस। आप आई समझ? चलें अगले दोनों भी करके देखें। हाँ जी, अब 2020 में 1,05,000 से 1,14 तक पहुंचना है, 9,000 का लॉस, और ओसीआई का 2,500 का गेन है, 11,500 का लॉस, और फिर 1,14 से 1,10 पे आना है, मतलब 4,000 का गेन, और ओसीआई का 3,600 का लॉस है, तो 7,600। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि दोनों अपोजिट ही होंगे, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन बस बताने का मकसद ये है कि जो फेयर वैल्यू का गेन लॉस है वो ये, उसमें से ओसीआई वाला आपको दिया होगा, बाकी पीएनएल वाला। तो 31 दिसंबर 19 की एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर में 5,000 का लॉस है, यानी डिवेंचर
की वैल्यू लायबिलिटी है। अरे अभी तो निकाला आपने, लायबिलिटी है, वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस कर रहे हैं ना, तो डिबेंचर को हम और क्रेडिट करेंगे। वैल्यू बढ़ रही है डिबेंचर की, देखें इसको लॉस क्यों कहा है, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, तो लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट 5,000। ओसीआई का गेन है, ये भी क्रेडिट होगा, फेयर वैल्यू रिजर्व। अब तो इतने दिन कर दिए यार, दिन हो गए। फेयर वैल्यू रिजर्व 7 ब्रैकेट में ओसीआई 7,000। P&L डेबिट 12,000। 2020 की देखें क्या बनेगी, सेम ही रहेगी। डिबेंचर्स क्रेडिट 9,000 से, ओसीआई का गेन है, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई 2,500 और P&L डेबिट 11,500। और 31 दिसंबर 21 लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स हो जाएंगे डेबिट 4,000। फेयर वैल्यू रिजर्व लॉस है, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई डेबिट 3,600 और P&L क्रेडिट 7,600। वो अमोर्टाइज कॉस्ट थी ना, इसमें जितना कूपन है वो एक्सपेंस है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में देखें तो वहां भी अमोर्टाइज कॉस्ट थी, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर रहे थे। फेयर वैल्यू P&L में कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर रहे थे। और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई और एसओएफपी हाँ जी, एसओसीआई में ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1,500 और इंटरेस्ट एक्सपेंस 8,000। और इनकम्स और एक्सपेंसेस दोनों हो तो बेहतर होता है कि आप ब्रैकेट लगा लें एक्सपेंसेस को। और फेयर वैल्यू ये वाला P&L वाला 2019 में 12,000 का लॉस है, 11,500 का लॉस है और 7,600 का गेन है। और OCI फेयर वैल्यू गेन और लॉस 7,000 का गेन है, 2,500 का गेन है और 3,600 का लॉस। ये एसओसीआई। और एक्सट्रैक्ट्स एसओएफपी के इक्विटी में आ जाएगा फेयर वैल्यू रिजर्व और लायबिलिटीज में आ जाएंगी डिबेंचर्स। फेयर वैल्यू रिजर्व पहले साल तो यही 7,000 ओसीआई यही गेन है, फिर अगले साल 2,500 का और गेन आ गया 95 हो गया, फिर 3,600 का लॉस हो गया। ये बैलेंस होता है ना, क्या लॉस आ गया ना, डाउन हो गया। और डिबेंचर्स ये फेयर वैल्यू पे अपडेट होने 105, 114, 110।
ये है फेयर वैल्यू थ्रू P&L। क्या अमॉर्टाइज कॉस्ट वाला? वो जो खुद ही बोर्ड पे बना के किया था। अच्छा, कल जो अमॉर्टाइज कॉस्ट वाला खुद ही सवाल बना के कराया था, अगर उसके एक्सट्रैक्ट्स किसी ने चेक करने हो तो SOCI में इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 2019-20 था। नाइन 9960। और इसमें क्या था? यही था। और SOFP में लायबिलिटी आ जाएगी। वही जो क्लोजिंग बैलेंस था 82196। ये है फाइनेंशियल लायबिलिटी। है नोटेड। चलें एक पास पेपर का सवाल और देख लेते हैं। स्प्रिंग 23, स्प्रिंग 23, ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं वो ICAP की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। स्प्रिंग 23 ये क्या पेपर दिया था? पेपर दिया था? अच्छा अच्छा अच्छा। स्प्रिंग 23 में पहला ही सवाल था। स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का पहला ही सवाल है। जिंक लिमिटेड, आखिरी सवाल है, खुद कर लेते हैं तो अच्छी बात। खुद कर लेंगे तो 5-7 मिनट की बात है, बस कर लें खुद ही ट्राई। मैं तो टैली करा ही दूंगा फिगर्स, लेकिन कर लें खुद ही। इस वाले पे रख लेना, इस वाले पे। जिंक लिमिटेड क्वेश्चन 1, स्प्रिंग 2023,
ये कर दें, अगर ईमानदारी से करेंगे तो 5-7 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है, उतनी देर में कर लिया होगा। एक पार्ट हो गया, चलो। वन की, टू की? अच्छा, पॉइंट नंबर 2 हमारी लायबिलिटी है। हाँ जी, यानी जो पॉइंट नंबर 1 है ये इन्वेस्टमेंट वाला सवाल है, और जो पॉइंट 2 है वो ये वाला। चलें, कर ली होगी एफर्ट। पॉइंट नंबर 1 में तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई मसला नहीं है। पॉइंट 1 के लिए इन्होंने फेयर वैल्यू थ्रू OCI कहा है, सेकंड लास्ट लाइन। तो ये वो अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट वाला टेबल भी बनेगा, वैसे टेबल ना भी बनाए, बेशक एक ही लाइन है सिर्फ, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा, कूपन रेट दिया हुआ है। तो पहली एंट्री हो जाएगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू OCI है। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और जितने का ख़रीदा वही फेयर वैल्यू ही होगी। अगर डिफरेंट होती तो बता देते। तो जितने का ख़रीदा मतलब 105 वही फेयर वैल्यू होगी, और वो साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिला लें तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। साल के एंड पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और पैसे मिल जाएंगे तो कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और साल के एंड पे इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे तो वो फेयर वैल्यू रिजर्व में आना है। हाँ जी, ओके। पॉइंट नंबर 2 इसमें आ गया अब अकाउंटिंग के मिसमैच जो भी बता रहा था। अब इसमें एक मसला सिर्फ इतना आएगा कि अच्छा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये वो लोन ही है, डिवेंचर्स, TFCs, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये लोन ही है। 1 जुलाई को इशू किए। अच्छा, अब जब 1 जुलाई को इशू किए, साल का मिड है क्योंकि 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो 1 जुलाई 22 कैश डेबिट, और इसको रखना है किस पे? फेयर वैल्यू थ्रू P&L कहा हुआ है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से एक्सपेंस बनेगा,
तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से डेबिट। कितनी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट? 3। और इशू कितने पे किए? 90 रुपए का एक, है ना? अच्छा, वो जो मैंने एक दफा आपको लिस्ट लिखवाई थी ना और कहा था ये बाद में समझाऊंगा, तो ये जो 10 रुपए डिस्काउंट दिया है हमने, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। हमने कितने फेस वैल्यू वाला डिबेंचर 90 रुपए पे इशू किया ना, 10 रुपए डिस्काउंट दिया है, तो हमने 90 रुपए पे इशू किया है। ये 10 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं कहलाएगा। ये मैंने आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट की लिस्ट लिखवाई थी, तो उसमें वो चीजें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है उनके अंदर मैंने ये भी लिखवाया था, डिस्काउंट, प्रीमियम, और ये कहा था बाद में समझ आएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की लिस्ट बताई थी एग्जांपल्स की, और उसमें राइट साइड पे मतलब जो शामिल नहीं करने, उनमें मैंने ये भी बताया था डिस्काउंट। तो ये कोई वो नहीं है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बस हम सस्ता इशू कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये है जो एक्स्ट्रा 3 मिलियन है। तो हमने कितने का इशू किया? 90 का, और 2 मिलियन इशू किए हैं, तो 180। तो डिवेंचर्स आ गए 180, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स हो गए 180, और कैश मिला है हमें 177। आई कैप के सोल्यूशन में ये तोड़ के की हुई है मैंने, कंबाइन कर दी, अलग करनी अलग कर दें। ये हो गई 1 जुलाई की एंट्रीज, इस पे कोई एतराज? अब जो कूपन जाएगा ना, वो जाना है 30 जून 2023 को, जबकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया हुआ 31 दिसंबर 22। तो अब 6 महीने की एंट्री करनी पड़ेगी। 31 दिसंबर 22, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 6 महीने का। कूपन रेट कितना है? कूपन रेट 10% ना, पहले लाइन में लिखा हुआ है 2 मिलियन 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो ये कूपन रेट है। तो कूपन रेट 2 मिलियन है, 100 रुपए का एक, 200 मिलियन 10%, लेकिन 6 महीने। ये मैं भी अकाउंटिंग ईयर मिसमैच की बात बता रहा था। देखें, पूरे साल का कूपन है ये, और हमने एंट्री करनी थी ये, लेकिन अभी 6 महीने गुजरे हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस तो लाएंगे ना। तो ये वो 6 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस लाना पड़ रहा, 10। और प्रेफरेंस शेयर्स, चूंकि अभी कैश क्रेडिट नहीं कर सकते, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट कर दिए। अब फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। हमने प्रेफरेंस शेयर्स लिख लिए हुए 190 के, और फेयर वैल्यू कितनी है? 80 रुपए का एक है, तो 2 मिलियन 160। तो हम इसको रिकॉर्ड कर चुके 190, अब इसको लाना है 160 तक, तो 30 का लॉस है ना, ये वाली चीज है 30, सॉरी गेन है, गेन है, लॉस नहीं, सॉरी गेन है। क्यों गेन है? लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो गेन है। अब इसमें से उन्होंने कहा कि इसमें से जो 70% है वो ओसीआई से रिलेटेड है, तो बाकी फिर P&L है। तो डिवेंचर की वैल्यू करनी है डाउन। डिवेंचर कहां से आ गया? प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये हो जाएगा 30, और उसमें से 21 जाना है फेयर वैल्यू रिजर्व, और P&L में जाना है 9। ये है जी।
एक मिनट पॉज करना। क्या हो गया? स्प्रिंग 23 डन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डन, खत्म। एक चीज सिखा रहा हूं एहतियातन, ये टेस्ट नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह, लेकिन हो सकती है, एहतियातन करा रहा हूं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो गया, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल परेशानी? अच्छा, अब जो है ना, मैं कल से 2 थ्योरेटिकल कराने का सोच रहा हूं, तो कल से थ्योरेटिकल करते हैं थोड़े। मंडे से अगली क्लास से। दो थ्योरेटिकल कर लें जरा, फिर मैं तगड़े न्यूमेरिकल शुरू करूंगा, तगड़े किस्म के, दी तगड़ेस्ट। अभी इसके बाद 2 थ्योरेटिकल कराऊंगा मैं, उसके बाद फिर तबाही टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, अगले हफ्ते में कर लेंगे। अभी पहले आवाम आ जाए ना, पता लग जाए कि वो यूट्यूब पे लेक्चर लिए भी हैं कि नहीं लिए हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं एहतियातन, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेट। ये आपसे टेस्ट हो सकता है, होना चाहिए नहीं वैसे, लेकिन हो सकता है। इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना, चाहे फाइनेंशियल एसेट है एमोर्टाइज कॉस्ट वाला, चाहे फाइनेंशियल लायबिलिटी है एमोर्टाइज कॉस्ट वाला, इफेक्टिव रेट निकालना पड़ सकता है। एमएफए सब लोग ही पढ़ रहे हैं या अभी नहीं भी पढ़ रहे होते? अभी नहीं पढ़ रहे ना? अच्छा, क्यूएम तो पढ़ा हुआ है ना, और क्यूएम में आईआरआर निकालना भी सीखा होगा? नहीं सीखा, भूल भी गया होगा। अच्छा, आपने ना क्यूएम में पढ़ा होगा, तो उसमें वो कैलकुलेटर पे शायद निकाल लेते हो कोई इक्वेशन बना के, या नहीं? भूल गए होंगे, मुझे पता है भूल गए होंगे, लेकिन शायद कोई इक्वेशन नहीं। एमएफए में तो वो सीख लिया, वहां तक पहुंच गए। आईआरआर वो एक फार्मूला नहीं, आईआरआर से एमएफए में स्टार्ट किया था। हाँ, नहीं, बड़ा तगड़ा टॉपिक है वो। तो ये वही आईआरआर है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो बता ही रहा हूं। इफेक्टिव रेट अगर नहीं पता और सवाल वाला कहता है जी इफेक्टिव रेट भी निकालना है, तो उसके लिए एक फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला होगा आईआरआर का, और वो मैं आपको पहले फार्मूला लिख के देता हूं। ये यही पढ़ा हुआ है जिन्होंने आईआरआर पढ़ा हुआ है। अब इसमें ये एलआर एनपीवी ये क्या चीजें हैं? तो आप इफेक्टिव रेट निकालने के लिए कोई से 2 डिस्काउंट रेट लेंगे, जो कि आप बेशक चलें इसकी पक्का पक्का याद कर लें, एक 10% कर लें, एक 20% कर लें। एलआर एनी वन रेट
फॉर एग्जाम्पल 10 और HR any other rate higher than LR फॉर एग्जाम्पल 20। 10 और 20 याद रख लें बेशक। तो एक अगर 10% लिया, एक 20% लिया, तो एक को मैंने लोअर रेट कह दिया, एक को हायर रेट कह दिया। NPV एट लोअर रेट, ये निकालनी है आपने PV ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एट LR। ये क्या किया, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की PV 10% पे माइनस ये क्या है, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और NPV एट HR क्या हो जाएगी फिर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एट 20% माइनस ये। उसके बाद ये जो 4 फिगर्स निकल आई उनको इस फार्मूले में पुट करें तो इफेक्टिव रेट आ जाएगा। ये नोटेड, चलें इसका एक सवाल ही लिख लें। इसके लिए फेस वैल्यू 2 लाख, कूपन रेट 8%, 8%, fair value at the time of purchase, fair value at the time of purchase 2,03,000, 203,000, transaction cost incurred 1,500, 1,500, और debentures will be redeemed after 4 years, after 4 साल at a premium of 10%, at a premium of 10%। इफेक्टिव रेट निकालना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। अच्छा, इसमें ना मुझे चूंकि असल रेट का पता है और आपको अगर मैंने 10 और 20 कराया तो आपसे थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी, तो मैं इसको 5 और 15 पे कर रहा हूँ, 5 पे और 15 पे, 10 और 20 पे कर लें बेशक, लेकिन पहली बार ही चूंकि चीज़ सिखा रहा हूँ तो वो आपसे ना कुछ गलती ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको 5 और 15 पे करके दिखा रहा हूँ। आप चाहें 5 और 15 याद रख लें, 8 और 12, 10 और 20, जो मर्जी कर लें। नहीं, 8 और 12, 8 और 16, बस 5-7%, 10% का फर्क हो। ये ना हो कि एक 10% कर लें और एक 135% कर लें, इतना फर्क ना करना, बस 5-7-8% का फर्क कर लें। तो अगर मैं 5% और 15 ले लूं
तो एनपीवी एट लोअर रेट। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या है? 16 हजार मिलेगा हर साल, और चौथे साल 2,20,000। तो 16,000 पे लगा लेते हैं 1 माइनस 1.05 पावर -4 एनविटी, और 2,20,000 पे लगा लेते हैं पीवी और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हो गए, माइनस इनिशियल मेजरमेंट कितनी, फेयर वैल्यू, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 204500। देखें कितना, डबल 3,230। और एक एनपीवी निकाल लेते हैं 15% पे, तो 16,000 1 माइनस 1.15 पावर -4.15 प्लस 2,20,000 को 1.15 पावर -4 माइनस इनिशियल मेजरमेंट, हाँ जी, -33,035। अब ये 4 वैल्यूज हैं और उस फार्मूले में पुट करनी है, यानी लोअर रेट 5% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट 33,230 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट, आगे माइनस 33,000 इंटू 0.15 माइनस 0.05, कितना, नहीं 10.14। ये है जी इफेक्टिव रेट। समझ सरवाइव कर लोगे ना यार? ठीक है, बस IFRS 9 खत्म। अच्छा, एक सेक्शन में तो मैंने पेज छुड़वा दिया था, दूसरे सेक्शन में ना पेज छुड़वाना मुझे भूल गया था, तो खैर है आज वाले पेज पे लिख लेना।
ये मिटा दूं लाल लाल। जिन्होंने तब पेज छोड़ दिया था, मैंने एक सेक्शन में पेज छुड़वा दिया था, दूसरे में भूल गया था, तो जिसमें नहीं मैंने छुड़वाया था वो आज वाले लेक्चर में नोट कर लें। और जिन्होंने लीजेस में एक पेज छोड़ा हुआ है, एक पेज मैंने ये हेडिंग देके छुड़वाया था, कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लिसिट रेट, और जीटी में मुझे लगता है मैंने नहीं छुड़वाया था। हाँ तो खैर अब लिख लेना हेडिंग। IFRS 16 इम्प्लिसिट रेट एक दफ़ा टेस्ट हुआ था, ये 2006 में, तो हो सकता है टेस्ट। तो जिन्होंने वहां छोड़ा हुआ है पेज वहां आ जाएं, और जिन्होंने नहीं छोड़ा हुआ वो आज वाले लेक्चर में लिख लेना। IFRS 16 में इम्प्लिसिट रेट कैलकुलेट करवाया जा सकता है, और वो यही है। बस ये थोड़ी सी अंग्रेजी चेंज कर रहा हूं, ये वहां नोट कर लेना। है क्या लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं? लीज में अगर इम्प्लिसिट रेट निकालना पड़ा तो वो निकलेगा ऐसे। ऐसे कैसे? दो रेट एज्यूम कर लें, एक बार एनपीवी निकालें एक रेट पे, एक बार दूसरे रेट पे। अच्छा, एनपीवी कैसे निकालनी है? जीआईएल की पीवी निकालनी है, जीआईएल की, और उसमें से माइनस करना ही है। अगर फाइनेंशियल लेसर का सवाल है तो ये, और अगर डीलर लेसर का सवाल है तो बस सिर्फ फेयर वैल्यू। चले जी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म, और देखता हूँ या तो अगली क्लास में शायद पहले इसके एमसीक्यूज सामने स्क्रीन पे चला के फड़का देता हूँ। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।